हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन ही दे रखी है मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जो एप्लीकेशन है उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन है, तो समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two types of bonds. The first bond pay rupees 5% interest per year and second bond pay rupees 7% interest per year. Using matrix multiplication, है ना, मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन है। ठीक, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिसाइड रुपीज 30,000 among the two types of bond if trust फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1800 और दूसरा क्वेश्चन 2000। अगर ट्रस्ट को 1800 का इंटरेस्ट मिलता है एनुअल, तो इस 30,000 को टू बॉन्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा या कैसे इन्वेस्ट करेगा, आपको निकालना है। और सेकेंड केस में अगर इंटरेस्ट उसको 2000 मिलता है, 2000 इंटरेस्ट मिलता है एनुअल, तो इस 30,000 को उन दोनों बॉन्ड में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या इन्वेस्ट करना है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा ये टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो भाई समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टफ थोड़ी इसको होते ही है। ठीक, तो यहाँ पे दो बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है, ट्रस्ट दो बॉन्ड, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x रुपीस इन्वेस्ट करता है फर्स्ट बॉन्ड में और रिमेनिंग कितना रह जाएगा, टोटल तो 30,000 ही है, तो रिमेनिंग 30 माइनस एक्स क्या हो जाएगा सेकेंड बॉन्ड में। तो लिखते जा रहा हूं एक एक लाइन, आप समझिएगा ध्यान से। लेट रुपीज एक्स इन्वेस्टेड in first bond and sum of money invested in second bond will be कितना हो जाएगा। अगर फर्स्ट बॉन्ड में x होता है, टोटल कितना है 30 है, तो कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, ये भी रुपीज 30,000 माइनस एक्स। अब बात आती है कि एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो इट गिव्स, यहां से एनुअल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इट गिव्स 5% इंटरेस्ट पर ईयर। इट गिव्स 5% इंटरेस्ट per year in first bond and 7% interest per year in second bond। ठीक है भाई, फिर से समझ लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक, टोटल अमाउंट 30,000 है, टू ट्रस्ट को दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है ना, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो पहले इस 30,000 के दो टुकड़े ब्रेक कर लिया हमने। पहले को x सपोज कर लिया, तो रुपीज x इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड एंड सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड विल बी 30,000 माइनस x। ठीक, अब उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 5% इंटरेस्ट पे पर ईयर इन फर्स्ट बॉन्ड से उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है एंड 7% इंटरेस्ट पे बाय सेकेंड बॉन्ड से उसको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या है इसका, कि अगर उसे एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 मिलता है, तो वो दोनों बॉन्ड को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो एनुअल टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 है तो कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्वेश्चन है 2000 है तो आपको कैलकुलेट करना है, किससे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक, तो आगे पहला फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लिख देते हैं। फर्स्ट कितना है, इफ वी रिसीव एनुअल टोटल interest
टोटल इंटरेस्ट रुपीज 1800। अगर टोटल इंटरेस्ट रुपीज 1800 है तो आगे की कैलकुलेशन अब देखते हैं। हटा ही देता हूँ, 1800 और 2000 है, आपको पता ही है। इंटरेस्ट भी लिखा 5%, 7%। 1800 वी है, ठीक। तो 1800 के लिए क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की, अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो हमें फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक। तो अब यहाँ पे बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लिख रहे हैं, बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या हो जाएगा, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो पहले जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फर्स्ट बॉन्ड के लिए x इन्वेस्ट किया गया है और सेकेंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस x इन्वेस्ट किया है, ठीक। अब भाई बात मल्टीप्लाई करने की आ रही है, तो पहले बॉन्ड में कितना परसेंट, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बॉन्ड में 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक। अब ये टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1800 का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो भाई सेकंड क्वेश्चन में पूरी लाइन एज इट इज कॉपी करनी है, मैं इसको सेकंड क्वेश्चन को यहां से लिखूंगा, ठीक। तो आप ये पूरा एज इट इज कॉपी करना है और यहाँ पे आपको चेंज करना रहेगा 2000। तो मैं बार बार आपको नोट डाउन नहीं करूंगा, यहाँ से बस ये रिसीव वाला जो पार्ट है वहां से स्टार्ट कर देंगे सेकंड क्वेश्चन। तो आप अच्छे समझ लीजिए, पूरा कॉपी पेस्ट करना है आपको। ये रफ कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल P इंटू R और ये रेट है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस जब फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये x अमाउंट फर्स्ट बॉन्ड के लिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक। इसके साथ रेट मल्टीप्लाई होगा 5%, ठीक। टाइम कितना है हमारा, 1 ईयर की बात हो रही है, तो ये 1 है। तो क्या हो जाएगा, ये SI यानी हम इसको क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल 5/100 इंटू 1, प्रिंसिपल कितना x हो जाएगा हमारा, x इंटू 5/100 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो ये फर्स्ट इंटरेस्ट और ये सेकंड इंटरेस्ट दोनों का सम कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, उस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप आती, x 30,000 माइनस x, अब ये 5% आपका क्या हो जाएगा, 5/100 और ये 7/100 इक्वल टू 1800। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 5x/100 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 7 टाइम्स ऑफ 30,000 माइनस x/100 इक्वल टू 1800। अब ध्यान दीजिए, 100 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x प्लस 7 3 जा 21, 2,10,000 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो जाएगा, बाकी ये 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे और ये 21 हो गया, तो 2,10,000 हो गया यहाँ पे। और 7 का मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, -7x, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरोस पुट हो जाएंगे, 2 जीरोस पुट हो जाएंगे तो 1,80,000 हो जाएगा, ये 2 जीरोस हो गए, ठीक। अब क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, ये कितना 5x माइनस 7x, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x को उधर कर देते हैं क्योंकि माइनस का, और इसको इधर ले आते हैं
तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप पर समझ लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। इनको माइनस करके देखिए आप, तो कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा। 2,10,000 माइनस 1,80,000 है ना, तो कितने का, 30,000 का डिफरेंस है, इक्वल टू 2x। तो x कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो 1500 यानी 15,000। अब x क्या था, x वो अमाउंट था जो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया, और 30 माइनस x क्या था, सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे लिख रहे हैं therefore मनी या अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट वन x इज इक्वल टू रुपीज x लिखा था, तो रुपीज x इक्वल टू कितना, 15,000 एंड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड कितना, रुपीज 30,000 माइनस x। तो भाई 30,000 में से 15,000 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, रुपीज 15,000, ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या, फर्स्ट केस में दोनों बॉन्ड में इक्वल मनी क्या हुआ था, इन्वेस्ट किया गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपने देख लिया था, अब सेकेंड उसका देख लेते हैं। सेकेंड मैंने बोला था कि वी रिसीव से चेंज करना है, ठीक, 2000 के लिए। तो सेकेंड वाला केस इसका समझ लीजिए आप। सेकेंड केस, इफ वी रिसीव total annual interest rupees 2000 we have, ठीक, यहाँ पे फिर से फार्मूला तो ही यूज होना है, we have SI का फार्मूला, SI is equal to P into R into T upon 100 हो जाएगा। और सेम वही कंडीशन है भाई, कोई चेंज नहीं, देन बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या था, x दूसरा 30,000 माइनस x प्लस ये 5%, ये 7%, और इंटरेस्ट टोटल रिसीव 2000। तो अगले स्टेप, x 30,000 माइनस x, ये रो मैट्रिक्स, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, इक्वल टू 2000 अगेन बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x अपॉन 100 इंटू 7, ठीक है, इक्वल टू 2000। 100 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये एज इट इज मल्टीप्लाई पहले भी आप कर चुके हो। 5x टू 1,10,000 ये था आपका, और माइनस 7x, और ये 100 का मल्टीप्लाई तो ये 2 लाख हो जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ पे इसको उधर पहुंचाओगे और इसे माइनस कर दोगे, तो 2,10,000 माइनस 2 लाख तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5,000। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5,000, ठीक। तो अब x क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट फंड, ठीक, और 30 माइनस x अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड फंड। तो therefore the amount invested in first fund
फर्स्ट फंड ₹X equal to ₹5,000 and the amount invested in second fund कितना ₹30,000 माइनस X तो हो जाएगा कितना 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू ₹25,000। तो फर्स्ट फंड में कितना 5,000 इन्वेस्ट किया और सेकेंड फंड में 25,000। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, तो आपको बढ़िया से समझना अच्छे से, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन हो सकता है 4, 5, 6 मार्क्स में। ठीक, तो ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था यहाँ पे, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत था, तो आपको ध्यान देना वहाँ पे, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से एप्लीकेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन है, क्वेश्चन समझिएगा। The book shop of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are respectively 80, 60 and 40. ठीक, मतलब एक बुक की जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है 80 रुपीज, फिजिक्स के लिए क्या रहेगा आपका 60 और इकोनॉमिक्स के लिए 40 रुपीज रिस्पेक्टिवली सेलिंग प्राइस है वन बुक की। लेकिन ये डजन में खरीद रहा है, 10 डजन है ना, तो 10 × 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है आपका 8 डजन, 8 × 12, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 डजन ये भी है, तो 10 × 12। ठीक, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन इजी है भाई, उससे तो इजी है, 19 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ये इजी है। सॉल्यूशन, तो सिंस द बुक शॉप ये पूरी लाइन ऐसे लिख दीजिए, ऑफ बुक शॉप हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, and 10 dozen economics book, and their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 respectively. The total amount received by the bookshop, therefore the total amount received by bookshop by selling all books will be by again matrix method, by using matrix method से कैलकुलेट करना है। तो by using matrix multiplication मेथड क्या हो जाएगा, अब कौन से 10 डजन, तो 10 फिजिक्स आपकी केमिस्ट्री, 8 हो गया फिजिक्स
10 डजन केमिस्ट्री, 1 डजन फिजिक्स और अगेन 10 क्या हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स। लेकिन बात डजन क्या है तो मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 10 इंटू 12, 8 इंटू 12 और 10 इंटू 12। अब कॉस्ट ऑफ ईच बुक है ना, कॉस्ट क्या दिया था ये 80, इधर कितना आपका 60 और लास्ट वाला 40। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको कैलकुलेट करना है, बस सिंपल है ना। तो क्या हो जाएगा 12 को तो एज इट इज अभी बाहर रख देते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना। इस बुक के लिए कॉस्ट ईच बुक की ये दी थी, इसकी ईच बुक की कॉस्ट ये रही, इसकी ईच बुक की कॉस्ट ये रही, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डजन में निकल जाएगा। तो 12 एज इट इज रख दीजिए इनटू 10 इंटू 80, 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू अगेन 40, तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा 48 और 800, ये कितना 800, ये हो जाएगा 4800 और ये कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक, अब इन सब का टोटल कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल करने के बाद क्या आ जाएगा तो सॉरी यहाँ पे 8 है, 80 हो गया 0। ठीक, 8 इंटू 60 है तो 8 इंटू 60, तो अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए आप, तो 12 तीनों का टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा 0 8 0, ये 8 हो गया और फिर 4 4 8 8 8 16। ठीक, अब लास्ट में 12 इंटू दिस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96, तो 96 में 6 आ जाएगा 0, कैरी हो जाएगी आपकी 9 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 72 कैरी 9 तो कितना हो जाएगा ये 81, तो ये 1 कैरी आपकी 8 रहेगी। 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 प्लस 8 कितना 20, तो ये आपका सम ऑफ अमाउंट होगा 20160। ठीक, तो लास्ट टाइम लिख लीजिए देयरफॉर तो लास्ट लाइन होगा hence the total amount received by shopkeeper, hence the total amount received by bookshop है ना, बुकशॉप कितना रिसीव करता है इक्वल टू ₹20160 है ना, ऑन सेलिंग ऑल दिस बुक्स, सभी बुक्स को सेल करने के बाद उसे टोटल अमाउंट कितना मिलता है 20160। तो नोट डाउन कर लीजिए, इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, ये तो सिंपल था उससे। तो 3.2 का हम लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन लॉजिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, assume x y z w and p are the matrices of order 2 cross n 3 cross k 2 cross p n cross p and p cross k respectively, choose correct answer। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स दी हैं x y z w and p और उन सबके ऑर्डर भी दिए हुए हैं, 21 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है पहला 21 वाला क्वेश्चन, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n and k and p so that py plus wi will be defined। मतलब बोल रहा है कि इनमें क्या ऐसा रिस्ट्रिक्शन होगा कि ये डिफाइन हो जाए। ठीक, यानी p मल्टीप्लाई बाय y यानी इनका मल्टीप्लिकेशन हो, मैट्रिक्स का इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो और इन दोनों का सम डिफाइन हो। दूसरा है इफ n is equal to p then the order of matrix this 7x minus 5z का ऑर्डर क्या होगा अगर n p के इक्वल हो तो समझते हैं क्वेश्चन को, पहले 21 वाला समझते हैं। सॉल्यूशन 21 बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझिए। पी वाई, अब यहाँ पे सबका ऑर्डर गिवन है, हमें क्या करना है
पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स जो हमारी है उसका ऑर्डर क्या गिवन है, पी लास्ट वाला है तो लास्ट वाला ऑर्डर ये रहा पी क्रॉस के। वाई मैट्रिक्स है तो वाई मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है कुछ, वाई मैट्रिक्स सेकंड तो सेकंड का ऑर्डर 3 क्रॉस के प्लस फिर से डब्ल्यू मैट्रिक्स है तो डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर फोर्थ नंबर तो फोर्थ नंबर का ऑर्डर ये n क्रॉस 3। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है y तो y का ऑर्डर फिर से हमने वही 3 क्रॉस k, ये 3 क्रॉस k। ठीक, 3 क्रॉस k। अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन की कुछ कंडीशन होती हैं कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसे डिफाइन करके हमें बताना है। ये डिफाइन ऑलरेडी है तो इनमें रिलेशन क्या होगा, p k और n में क्या रिलेशन होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे दिख रहा है k क्या होगा, 3 के इक्वल होगा, k इज इक्वल टू 3। उसके बाद p और y को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई मैट्रिक्स बन रही है, तो सपोज कर लिया कि मान लो a मैट्रिक्स बन रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका ऑर्डर होगा आपका p क्रॉस k, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होने के बाद जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगा, p क्रॉस k ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। सिमिलरली राइट साइड में भी हम जाते हैं, ठीक, तो यहां देखिए ये दोनों सेम है, 3 इज इक्वल टू 3, पहले का कॉलम दूसरे की रो क्या है, इक्वल है। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई बी टाइप की मैट्रिक्स बन रही है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस के। तो ध्यान दीजिए इनको मल्टीप्लाई करने पे a मैट्रिक्स बनी, इसको मल्टीप्लाई करने पे b मैट्रिक्स बन गई। अब सपोज क्या कि इन दोनों का सम डिफाइन है, यानी इनका सम क्या है, डिफाइन है। तो डिफाइन क्या होगा, जब दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही है तो कंडीशन क्या होती है कि उनका क्या हो, ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई, तो यहाँ पे k तो k के इक्वल है दिख रहा है, ठीक है, p किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, p इज इक्वल टू n। ठीक, ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो k के तो इक्वल दिख रहा है, हमें n और p को इक्वल रखना होगा, तो n इज इक्वल टू p होगा, ठीक, और k की वैल्यू 3 होगी। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन आपका फर्स्ट है, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, बढ़िया से लिख लीजिए, समझ लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है 22 वाला, उसमें क्या बोल रहा है, n इज इक्वल टू p गिवन है, इफ n किसके इक्वल है, p के इक्वल है, ये तो दिया हुआ है। देन ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, तो इसे भी देख लेते हैं हमें। 7 तो कोई कांस्टेंट है, x का ऑर्डर क्या है, x वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो x का ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस n ऑर्डर की है, माइनस 5 कांस्टेंट है। हमारा z जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, z थर्ड वाली मैट्रिक्स, तो थर्ड वाला 2 क्रॉस p। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या है, देखिए यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 तो है ना। अब n इज इक्वल टू p होगा, तभी एट सेपरेट तो ऑलरेडी बोल रखा कि n p के इक्वल है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को आपस में हमने डिफरेंस निकाला, तो कोई a मैट्रिक्स अगर मान लीजिए सपोज बन रही है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ये तो 2 ही होगा, ध्यान दीजिएगा 2, ये दोनों इक्वल है, तो या तो मैट्रिक्स 2 और क्रॉस n की बनेगी या मैट्रिक्स 2 क्रॉस p की बनेगी, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। ठीक, तो मैट्रिक्स ऑर्डर या क्या होगा, या तो 2 क्रॉस n हो, या तो ये ऑर्डर हो, या ये ऑर्डर हो। ठीक, तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या हमारा ऑर्डर दिया हुआ है, p क्रॉस 2 हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 क्रॉस n, तो 2 क्रॉस n यहाँ पे, ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे n क्रॉस 3 ये भी पॉसिबल नहीं है, और n क्रॉस p क्रॉस n ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज का, ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, बढ़िया से इसे कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, क्योंकि ये सभी लास्ट जो 15 के बाद हमने स्टार्ट किए सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी एग्जाम में पूछे जाने वाले सब क्वेश्चन है, ठीक। तो बढ़िया से इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।